के सामने रखता हूँ। क्या फील्ड मार्शल सदर बनने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? पाकिस्तान को अमरीकी कैंप में धकेला जा रहा है। अवाम के सियासती वसाइल पर कब्जे का जो नया फार्मूला ज़िया मुशर्रफ वाला जो कार्ड है, इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा की जो आपको पता फाटा को जबरदस्ती वफाक के नीचे लाने के लिए मंसूबा है, जिस पर सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पर तहरीक इंसाफ ने तकरीबन बगावत का ऐलान किया है। कल अडयाला में इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात है। ये जो नई तहरीक है उसका ऐलान भी मुतवक्किल है। तहरीक इंसाफ के पास 8 अगस्त की डेडलाइन, इसके साथ पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और कौमी असेंबली में अरकान को निकालने का मामला और पीपल्स पार्टी को भी साइडलाइन करने की बात और मलिक रियाज की वापसी, गिरफ्तारी का डर है या पुरानी डील्स बहाल होगी, क्या वो वादा माफूक बनने के लिए तैयार है? ये तफसील से बात करेंगे। स्पीकर का बेटा भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता रहा, याद सादिक साहब का। और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तोड़ने के लिए मसनूई जहानत का एक मंसूबा, आवाज अवाम की दबाने का एक नया चाल। और इंटरनेशनल खबरों में यूनान और तुर्की के दरमियान कब्रस पर बड़ा खतरनाक मामला है, जिसपे तुर्की दरमियाने और लॉन्ग रेंज मिसाइल की तैयारी और इसराइल की सिक्योरिटी काबीना का आज ऐलान कि ईरान की हिमायत याफ्ता 35,000 मलेशिया और हौसियों के पास 2,000 किलोमीटर तक मारने वाले मिसाइल और जेर जमीन बंकर्स की बहुत बड़ी खबर। ईरान ने 5 लाख अफगान महाजिरीन भी वापस भेज दी। सारी खबरें तफसील से आपके सामने रखता हूँ, जरा ध्यान से इनको आप समझिएगा। इंटरनेशनल मामला, चूंकि ये पाकिस्तान पर इसके वाज़ेह तौर पर बराह रास्त असरात है और उसमें ज़ाहिर है सियासी अदम इस्तेहकाम खान की रिहाई तक का ये मामला। ये जो कैंप पॉलिटिक्स जिसमें आपको अमेरिका, चीन, इसराइल, ईरान के गिर्द घूम रही है। सबसे पहले इसराइल का जो ऐलान, ये 35,000 मलेशिया जंगजू इराक से उर्दन के रास्ते इसराइल में दाखिल होने का मंसूबा, उसमें ईरान की इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी चाल समझी जा रही है। और ईरान ने जो अपना मिसाइल प्रोग्राम हौसियों को शिफ्ट किया है, 2,000 किलोमीटर तक यानी इसराइल तक मार करने वाले मिसाइल इन्हें दिए हैं। जेर जमीन बंकर्स में जो खुफिया तौर पर ये मिसाइल बनाए गए, इसराइल समझता रहा ये सऊदी अरब के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये बरह रास्त इसराइल अब निशाने पर आ गया। ईरान की प्रॉक्सी नेटवर्क ने इसराइल के गिर्द जो घेरा तंग किया है, क्योंकि उन्हें दोबारा हमले की और जंग की सूरत की मुकम्मल तौर पर इतलात थी। ये प्रॉक्सीज अब इसराइल में उस हमले की सूरत में दाखिल हो जाएंगी। और ये आपको याद होगा, ईरान ने अपने बहुत से खुफिया कार्ड्स बताए थे, उसमें से अबनाए हरमस की बारूदी सुरंगों के अलावा ये एक बहुत बड़ा इनका हमला की तैयारी थी जो उनकी मुकम्मल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को आज बुलाकर यही अमन मुआहदे की तरफ लाने की कोशिश इसीलिए है क्योंकि अब जो दूसरा मसला जो खिते में शुरू होने वाला है, तुर्की और यूनान के दरमियान कब्रस का तनाज़ा, ये यूरोप की तकसीम और उसकी कमजोरी का ज़ाहिर असर बराह रास्त पड़ेगा। तुर्की भी नेटो का मेंबर है, यूरोपीय यूनियन का मुखालिफ है और फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया यूनान के साथ खड़े होंगे। अब अगर यूरोप के अंदरूनी मामलात में तुर्की यूनान के झगड़े में उलझ गया तो फिर इसराइल ईरान के खिलाफ यूरोपीय हिमायत नहीं मिल सकेगी। ईरान ज़ाहिर है इस मौके को इस्तेमाल करके लेबनान, शाम, इराक और प्रॉक्सीज को मुतहर्रिक करेगा। और अमेरिका की आपको पता है तुर्की के साथ पोजीशन है, तुर्की को वो नाराज भी नहीं कर सकते, नेटो में उनकी अहमियत है। फिर जो यूनान और यूरोपीय यूनियन को भी ज़ाहिर है वो छोड़ नहीं सकते। तो इस दौरान का जो ध्यान मशरिक़ वुस्ता में वो काम होगा। और ईरान ये जानता है कि अगर यूरोप और तुर्की यूनान के कब्रस के मामले में उलझ गए तो ज़ाहिर उन्हें फ्री हैंड मिलेगा। उनकी जो प्रॉक्सीज इसराइल पर सरहदों पर वो फाल भी हो सकती हैं, खलीजी ममालिक पर भी ईरान का दबाव बढ़ सकता है। तो ये कब्रस के तनाज़े से ये पूरा एक जजीरा नहीं, ये इस पूरे खिते में मामला बदलने जा रहे हैं। और ये जो कैंप पॉलिटिक्स है जिसकी मैं आपको बड़ी तफसील से आगे चल के बताता हूँ कि पाकिस्तान पर क्यों उसका असर होगा। देखिए, आज फील्ड मार्शल आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में दौरा था, बड़ा अहम खिताब था। जंगी हिकमत अमली पर उन्होंने बात की, भारत के ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के बनियान मरसूस पर बात की। उसमें उन्होंने सबसे अहम बात थी वो इस जंग में कोई बैरूनी मुदाखलत के इल्जाम थे वो गैर जिम्मेदारान। ये बैरूनी मुदाखलत के इल्जाम क्या थे कि भारत ने जो और अमेरिका ने भी कहा कि चीन ने इस जंग में पाकिस्तान की बराह रास्त मदद की। इंडियन डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह ने यह हालिया इल्जाम लगाया था कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान को भारत की अहम फौजी रास्तों की लाइव मालूमात दी थी। फौजी नकलो हरकत है, उसमें दिफा की हिकमत अमली है, बल्कि फजाइया के जो लड़ाका तैयारों की प्रवास के रास्ते हैं, कहाँ से उड़ान भर रहे हैं, रडार से, सैटेलाइट से, की लाइव लोकेशन पाकिस्तान एयरफोर्स को बताया था, जिसकी वजह से ज़ाहिर है वो सारा जंग जीतने का मामला, तैयारी, दिफा और ये आप देखते रहे। ये भारत के खिलाफ बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़तरी पाकिस्तान को इसलिए हासिल हुई। आर्मी चीफ ने तमाम इल्जामात को रद्द किया कि कोई तीसरा मुल्क इस फौजी तनाज़े में शामिल नहीं था, पाकिस्तान ने अपना दिफा खुद किया है। अब अगर भारत ने शहरी आबादियों को, फौजी अड्डों को, इक़्तिसादी मराकज़ को, बंदरगाहों को कोई भी निशाना बनाने की कोशिश की तो उसका तकलीदें और सोच से बढ़कर सख्त जवाब। ये इनका बयान आया क्यों? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहत। एक तो सफारती तवाज़ुन रखने के लिए चीन अमेरिका दोनों को बैलेंस भी करना है। अब खुलेआम ज़ाहिर है चीन की मदद तस्लीम नहीं कर सकते थे, अमेरिका उससे नाराज़ हो जाता। आप पिछले चंद सालों में पाकिस्तान की पॉलिसी देखें, खान की हुकूमत गिराने के बाद व्हाइट हाउस में लंच तो भी आपको नजर है। इससे पहले भी मामला क्या थे, आलमी दबाव जो अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से आता रहा चीन पर कि वो पाकिस्तान की फौजी मदद क्यों करते हैं। अब इस दबाव में ज़ाहिर है IMF जैसे इदारों से फिर कर्ज लेने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। अगर पाकिस्तान तस्लीम करेगी चीन ने मदद की तो फिर भारत के साथ जो है उनकी कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। आपको जनरल बाजवा के दौर में इमरान खान के जो अदम एतमाद का मामला 9 अप्रैल को, उससे पूरा एक हफ्ता पहले 2 अप्रैल को जनरल बाजवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, जब इमरान खान रूस से दौरे से वापस आए और ये मामला खारजा पॉलिसी से शुरू हुआ। इमरान खान ने कहा जंग में न्यूट्रल है, रूस के हमले की मजम्मत खान की तरफ से नहीं आई, लेकिन जनरल बाजवा ने सिक्योरिटी डायलॉग के नाम पर मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि रूस के यूक्रेन के हमले की मजम्मत भी की और बाद में यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई किए। और फिर जनरल बाजवा ने उस वक्त चीनी हथियारों और अमेरिका के हथियारों पर तबसरा यह किया था कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से जदीद हथियार मिलते हैं, अलबत्ता अमेरिका का दिफाई साजो सामान जदीद और आला मेयार के। फिर जनरल बाजवा को बुलाया गया, इनामात, मेडल्स, आपको जानते हैं सारा साइफर का मामला। ये अमेरिकी कैंप में शमूलियत का दावा था, क्योंकि उस वक्त इनका दावा तो यही था कि हम किसी कैंप में नहीं, लेकिन जाहिर रूस की मजम्मत कर दी गई आर्मी चीफ की तरफ से। बाजवा उसका चीफ था, ये बाइडन हुकूमत का बयान था, यूरोप का बयान था। फिर वाक एंड से नूर आलम बेस से आपको पता है यूक्रेन को हथियार सप्लाई होते रहे। अब एक दफा फिर चीन का नाम लिए बगैर भारत के इन इल्जामात को कि चीन की मदद से ही हुआ है, अमेरिकी झुकाव का एक बड़ा वाज़ेह सबूत है। अमेरिका को खुश करने का मामला जनरल बाजवा करता रहा। अब चीन ने देखे पाकिस्तान की जो मदद की थी वो चीन का अपना मुफाद था, ये याद रखें। ज़ाहिर है भारत को इस खिते में कमज़ोर करना था, मसरूफ़ रखना था, भारत को अमेरिका के ब्लॉक से रोकना, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और उनकी जो मामलात हैं। फिर जो पाकिस्तान को वक्ती तौर पर इस्तेमाल करके खुद मैदान में आए बगैर चीन ने फ़ायदा उठाया
और आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदा किया। जिस तरह अभी फ्रांस के राफेल तैयारों की आपको पता है शर्मिंदा करके इंटरनेशनल खबरें अभी जो चीन पर इल्जाम लगाया गया कि दुनिया के तमाम सफारतखानों कहने कि राफेल इतना माठा तैयार है। अब उसकी वजह से J-10 की सेल में देखें 40% इजाफा हुआ, जो ख्वाजा आसिफ ने अपने हाली बयान में भी बात की थी। दूसरा, चीन को यह भी पता है कि अगर भारत और पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ गई तो फिर पाकिस्तान पर सी पैक और ग्वादर के मामलों में चीन की मोहताजी रहेगी। अब ये याद रखें कि पाकिस्तान के टोटल कर्जों में 30% चीन गए, इस वजह जो खजाने में पैसे भी पड़े हुए हैं, जिसकी वजह डिफॉल्ट रुका हुआ है। बड़ा हिस्सा चीन का कर्ज रोल ओवर करते हैं, मईशत चलाना, ये जिम्मेदारी उन्होंने ली हुई है। तो इसलिए अगर चीन खुलकर सामने आए तो फिर अमेरिका उसमें से क्वाड जैसे बड़े तहाद में इख्तलाफात पैदा होते हैं, तो चीन अपने कार्ड बड़े बेहतरीन अंदाज में खेलता है। अब उसमें जाहिर है पाकिस्तान का फायदा है। अब इन्हीं हालात में अमेरिका की तरफ जो झुकाव है उसमें देखें अभी बहुत बड़ा जो बयान हिंदुस्तान के हवाले से बिलावल जरदारी ने दिया, जो कि वज़ीर खारजा भी नहीं है, हिंदुस्तान के हवाले से उसने कहा हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करने होंगे, CBM यानी एतमाद में इजाफा करना होगा। अब ये तीसरी मरतबा इसका बयान आया है हिंदुस्तान के साथ, हम तहकीकात के लिए तैयार हैं और हम हवाले करने के लिए भी वो लोग तैयार हैं जो हिंदुस्तान मांग रहे हैं। मतलूब मुजरम भारत ने पानी भी बंद किया और खुला नहीं है, और खारजा पॉलिसी में जो उठक बैठक नजर आ रही है आपको, ये बिलावल खुद से तो नहीं करता, इशारों पे बयानात पे भारत को रियायत दे के पाकिस्तान को शर्मिंदा करवाया जा रहा है। यही काम जनरल बाजवा ने इमरान खान की मुखालिफ खारजा पॉलिसी में किया था। ये बिलावल को बाकायदा लॉन्च क्यों किया गया, ये बयानिया क्यों बनवाया गया? ये असल में आसिफ जरदारी के बाजू मरोड़ने के लिए, ये जो आपने खबरें देखी ना सदारत की जितनी भी, ये नून लीग की तरफ से जारी की गई है, दबाव बढ़ाने के लिए आसिफ जरदारी और बिलावल को कि जी वज़ीर आज़म। ऑफ द रिकॉर्ड सारी बातें नून लीग के रहनुमा खुद बता रहे हैं कि जरदारी को माइनस करके नवाज शरीफ को सदर बनाना, ये फील्ड मार्शल, ये सारा मामला नून लीग का अपना बनाया हुआ है ताकि बिलावल और आसिफ जरदारी पर दबाव है और एस्टैब्लिशमेंट की इनकी ब्लैकमेलिंग से जान छूटे। 26वीं तरमीम में आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान के पास बिलावल, बिलावल के पास मौलाना फजल रहमान रात 2-2 बजे तक जाते रहे ताकि ये दबाव कम किया जाए, और उस दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी अगवा करने पड़े। अब 27वीं तरमीम के लिए जो सब कुछ करने की कोशिश है उसमें सदारत के अहम उम्मीदवार इस वक्त सिर्फ फील्ड मार्शल खुद है। आसिफ जरदारी को हटाने के बाद बिलावल को वज़ीर आज़म नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि बिलावल के साथ पर्सनैलिटी क्लैश है, याद रखें। और फील्ड मार्शल जो वो नून लीग के साथ, मरीम नवाज के साथ, इन सब लोगों के साथ कंफर्टेबल है, वो अच्छा कैरी करते हैं। नून लीग पर ज्यादा एतमाद किया जा रहा है क्योंकि नून लीग ने ताहयात सदर मुंतखब करने पर भी तैयार है। माजी में जिस तरह नवाज शरीफ के साथ, ज़ियाउल हक के साथ कि आपस में काम कर चुके हैं, इस तरह के मॉडल में ज़्यादा कामयाब है। और फील्ड मार्शल को भी पता है कि मुतलकुल अनान इख्तियारात अपने हाथ में रखने के लिए सदारती महल में होना कितना ज़रूरी है। अभी वो फील्ड मार्शल ज़रूर है लेकिन अलामती तौर पर सदर जरदारी इनके ऊपर है फिर भी। तो जिस तरह आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने किया या मिस्र में जनरल अब्दुल फताह सीसी ने किया, क्योंकि ये आखिरी उहदा रहता है, इसके बाद पाकिस्तान में कोई बड़ा उहदा नहीं है। फिर आप दुनिया में देखें सदारत के लिए सदर ट्रंप, सदर प्रेसिडेंट एक बड़ा नाम है, तो सदारती इंतजाम ला के आप अपने तमाम चीज़ें इख्तियार में कर लेते हैं, फिर चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। जिस ज़ियाउल हक के पास आर्मी चीफ का उहदा भी था, सदर का भी था, मुशर्रफ के पास चीफ एग्जीक्यूटिव का उहदा भी था, सदर का आर्मी चीफ का उहदा भी था। तो फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ और सदर के तीनों उहदे अपने इनके इकट्ठे हो जाए तो फिर ताकत के तमाम लवाज़मात पूरे हो जाते हैं। इसमें ज़ाहिर है आइन में तो सदर का जो उहदा है वो एक सियासी और नुमाइशी है, आर्मी चीफ का एक मुकम्मल ताकतवर उहदा है। तो अगर आर्मी चीफ जो है वो आइनी तौर पर जो सदर बन जाए तो फिर सुप्रीम कमांडर भी है, सिविलियन और फौजी निज़ाम भी उसमें आपको चल, लेकिन गड़बड़ जो मिक्स होती है उसके लिए 27वीं तरमीम आपको लाजमी लानी पड़ती है। और उसमें सबसे बड़ी रुकावट ज़ाहिर है इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है, पाकिस्तान की अवाम मौजूद है, मुजाहिमत भी मौजूद है। अब ये जो देखें 27वीं तरमीम लाने के बाद जो है ना उसमें मसला है मुल्क में अमन व अमान का और सियासी अदम इस्तेकाम में इंतहा दर्जे का इजाफा, क्योंकि 27वीं तरमीम बहुत कुछ है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वहाँ पे जो हुआ वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन पंजाब में वफाकी वज़ीर कानून ने भी जो बात की कि हलफ की पामाली जो है वो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकता है स्पीकर, यानी नाहल करने का ये पूरा दबाव बढ़ाने की तैयारी है ताकि पंजाब में वो किसी तरीके की तरह मामला ना जाए, इन पर दबाव रखा जाए। अभी वही दबाव जो 8 अगस्त को 9 मई के केसेस की डेडलाइन खत्म हो रही है, उसमें 26 से 40 तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नाअहल करने की जो धमकियां देते हैं बाकायदा तौर पर, ताकि ये एहतजाज की तरफ ना जाए। अगर ना जाए तो माफ कर दिया जाएगा। और तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को पता है कि उनकी बात मान ली तो उनकी सियासत वैसी खत्म हो जानी है, इसलिए उनके पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं। अब तहरीक इंसाफ ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई। इमरान खान से कल मुलाकात है, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौर, नियाजुल्लाह नियाजी, सलमान सफदर और नईम पंजोता, इनके नाम है। कल की मुलाकात के बाद जो पैगाम होगा उसमें ज़ाहिर है तहरीक के मतलब जो सारी मालूमात आपके सामने आएंगी। अब उसमें एक तो ज़िमनी बजट जो खैबर पख्तूनख्वा का मामला, दूसरा जो 27वीं तरमीम जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें खैबर पख्तूनख्वा में फाटा बहुत बड़ा मसला बन चुका है क्योंकि सारी मादनी वसाइल वहाँ पे हैं और यही इस निज़ाम को हिलाने का सबब बनेगा। देखिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के शेख वकास, बैरिस्टर गौर, इकबाल अफरीदी कर रहे थे, सूबाई मरकजी की आदत, इसमें बड़ी सख्त बयानात थे उनके, और उसकी वजह ये 27वीं तरमीम उसी तसलसल की वारदात है फाटा के कंट्रोल को वफाक में लाने की। अब उसकी आप देखें वजह, फाटा जो है वो वफाक के अंडर पहले ही 25वीं तरमीम के जरिए कबायली इलाकों को सूबाई हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया कि उसमें वफाक की कोई मुदाखलत नहीं। अब सूबाई हुकूमत के काम में बराह रास्त मुदाखलत के लिए 27वीं तरमीम लाना ज़ेर इंतजाम ताकि वो ले आए। अब तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मादनी बिल जो भी मंजूर नहीं हुआ, आपको याद होगा खान ने इसकी इजाज़त नहीं दी, अब ये बिल चूंकि खान ने मंजूर नहीं किया तो इसीलिए 27वीं तरमीम ला के वफाक के अंडर ले आए। खैबर पख्तूनख्वा में जो बिल तैयार हुआ था उसमें आप अगर उसको तफसील से देखें तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कानूनी तौर पर ये नहीं कर सकते, इसीलिए 27वीं तरमीम लानी पड़े। मिसाल के तौर पर उसमें जो मालिकाना हकूक है उसकी वजाहत नहीं है जो खैबर पख्तूनख्वा में पेश हुआ कि जो मकामी कबाइल है वहाँ पे या मकामी अफराद हैं वो मादनी वसाइल पर कितना उनका हक होगा, सूबाई हुकूमत कितनी खुद मुख्तार होगी। इन्होंने इसमें इस बिल में ये नहीं बताया कि वफाक अगर कौमी मफाद या सिक्योरिटी के नाम पर इन इलाकों में मुदाखलत करना चाहे तो उसे सूबे की इजाज़त लेनी पड़ेगी। वहाँ पे जो कबाइल है, जिरगे हैं, रसूम रवाज है, उनका एक माशरती सिस्टम है, उसे तहफ़्फ़ुज़ देने का कानूनी फ्रेमवर्क बिल्कुल मौजूद नहीं है जिससे ज़ाहिर है अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा। अब उसमें वाज़ेह तौर पर शराकतदारी का जो मैकेनिज्म है, यानी कितना बांट रहा है मदनी वसाइल को बेचने के बाद जो आमदनी आए उसमें से कबाइल को कितने देने हैं, सूबाई हुकूमत को कितने मिलने हैं, वफाक कितने रखेगा, तो ये इसका एक बहुत बड़ा मसला है। फिर जो तनाज़ा पैदा हो उसे कहाँ लेके जाना है, सूबाई अदालत में या वफाकी अदालत में।
तो इसलिए सूबाई वैसे तो अदालतें सारी की अपनी आपको पता है, लेकिन 27वीं तरमीम इसीलिए करने की कोशिश है कि सारे मामला क्लियर हो गए, वफाक के बराह रास्त कंट्रोल हो और फिर सदर मतलब अनान हो, मदनी वसाइल पर कंट्रोल हो, सूबाई हुकूमत खुद मुख्तारी कमजोर हो, KP की और कबायली इलाकों में अपनी मर्जी के फैसले करें। अब वहाँ जो मकामी अवाम है, कबाइल है, वो अपनी ज़मीनों और वसाइल पर कब्जा से समझते हैं। अवामी रद्द-ए-अमल की जो पेशन गोई शेख वकास कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ कर रहे हैं, बगावत की बात, अवामी मुजाहिमत की, ये बलोचिस्तान में पिछले 25 साल से ही तो मामला चल रहा है। तो फाटा के स्टेटस को बदलने की कोशिश बहुत बड़ा मसला बनेगा। अभी देखें कि 1000 अरब इन्हें 2018 से देने हैं, उसके सिर्फ 132 अरब इन्होंने दिए और बाढ़ लगाने के बावजूद वहाँ अमान के हालात भी आपको पता है। तो वहाँ के लोग खुद चाहते हैं कि अपना फैसला करें, वो अपनी कमेटी बना के, अपने जरगे बना के। अब इन्होंने जो 2 नंबर कमेटियां बनाई हैं, उसे फाटा के लोग नहीं मानते। और जुल्म की तहा देखें कि इन कमेटियों के जो कन्वीनर लगाएगा वो अमीर मकाम मुशर्रफ का पस्तौल बदर ब्रदार भाई। अब इसकी दूसरी मीटिंग है, फाटा के लोग नहीं, वहाँ के 17 में से 14